उत्तर प्रदेश में अपने मिशन कायाकल्प से सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करने से पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा में आए जिलाधिकारी नीतीश कुमार की प्रशंसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई मंचों से कर चुके हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिलाधिकारियों से संवाद के दौरान उत्तर प्रदेश में सिर्फ बरेली के डीएम नीतीश कुमार से बात की और उनके अभियान मेरा गांव मेरा अभियान को न केवल सराहा बल्कि इस अभियान की डिटेल दिल्ली भेजने के लिए भी कहा। डीएम की इस अभियान मेरा गांव मेरा अभियान में इन्होंने गांव में सभी को टेस्टिंग उनके घर पर ही उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है और साथ ही साथ एएनएम, आशा बहुएं और गांव के सभी सरकारी कर्मचारी, प्रधान, कोटद्वार और सभी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने गांव में संदिग्ध चिन्हित करें और उनको होम आइसोलेशन के लिए और गंभीर होने की अवस्था में शहर में भर्ती होने के लिए भेजें। मेरे साथ मौजूद हैं बरेली के जिलाधिकारी नीतीश कुमार जी, जिनको प्रधानमंत्री जी ने भी जिनके मॉडल की सराहना की है और ये कहा है कि अपनी नीति को आप दिल्ली भेजिए। और अब जिस तरह से लगातार ये आशंका जताई जा रही है कि जो कोरोना की तीसरी लहर आएगी वो बच्चों के लिए बहुत घातक सिद्ध होगी, तो बात करते हैं इनसे कि इसको दृष्टिगत रखते हुए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। सर, क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि अगर तो थर्ड वेव आती है तो उसमें इस बार की तरह बड़ा नुकसान ना होने पाए? नहीं, सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोगों ने जो आपदा के पूर्व की तैयारी स्टार्ट कर दी है। अगर थर्ड वेव आता है तो उसके लिए क्या हम लोग की रणनीति होगी, किस तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, वो डिटेल हम लोगों ने बना दिया है। सबसे पहले हमारे यहाँ जो 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें हम लोगों ने 30-30 बेड के ऑक्सीजन बेड्स प्लस 10-10 बेड के पीकू बेड्स की तैयारी कर ली है। और उसको हम लोगों ने फेज वाइज मैनर में ये भी कहा कि 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर कितना हम इस बेड की कैपेसिटी को और बढ़ा सकते हैं, उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। इसके साथ सेकेंड स्टेजेज में हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारे हैं, उसमें हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अटैच 300 बेड है, उसमें हम लोग 30 बेड ऑक्सीजन बेड प्लस 10 पीकू बेड हम लोग बना रहे हैं। बच्चों के जो बेड्स होते हैं, आईसीयू बेड्स हैं, उसको बढ़ा रहे हैं और उसको भी हम लोग एक्सटेंशन करके 90 बेड तक, ऑक्सीजन बेड तक ले जाएंगे। उसी के बाद थर्ड स्टेज में हम लोग कर रहे हैं जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो पीडियाट्रिक्स में एक्सपर्ट हैं वहाँ पे, उनको भी हम चिन्हित कर रहे हैं और उसको सेपरेट करके कि जो गायनी का इशू है या बच्चों का इशू है वो इमरजेंसी नेचर का भी है, उसके साथ साथ अगर कोरोना के पेशेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, उसके लिए अलग कैसे व्यवस्था की जाए उसका हम लोग विचार कर रहे हैं, सेपरेशन के साथ कर रहे हैं। तो एक तरह त्रिस्तरीय रणनीति हम लोग बना रहे हैं और साथ साथ हम लोग ऑक्सीजन की उपलब्धता और आत्मनिर्भरता के लिए भी हम लोग जनपद स्तर पे काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रयास चल रहा है। और साथ साथ ही हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जो बच्चे को लिए जो मेडिकल कंज्यूमर्स हैं, मेडिसिन हैं, जैसे अगर बच्चों के लिए ऑक्सीजन मास्क है तो छोटे होंगे, इस तरीके से बच्चों के HFNC हैं, बाईपेप हैं, वेंटिलेटर्स हैं, उसमें मोड अलग होता है, तो वो हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। अभी से हम लोग तैयार कर रहे हैं कितने हमारे जो वेंटिलेटर्स हैं, HFNC हैं, बाईपेप हैं, वो बच्चों के लिए किस तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। और इसकी ट्रेनिंग सबसे महत्वपूर्ण है कि ट्रेनिंग, हमें स्टाफ्स की ट्रेनिंग होनी है। हमने बोला है कि तीनों मेडिकल कॉलेज में स्टाफ्स की ट्रेनिंग हो जाए कि बच्चों के ICU बेड्स को कैसे हम, पीकू बेड्स को कैसे संचालित करेंगे, SNCU बेड जो है उसको कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, कैसे बेहतर तरीके से संचालित करेंगे। इसके लिए स्टाफ नर्स की, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग हो जाए और हम लोग 300 बेड्स के जो स्टाफ नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उसको भी ट्रेनिंग कराएं, उनको भी ट्रेनिंग करा रहे हैं हम लोग। तो इस तरीके से आपदा के पहले, अगर आती है आपदा, तो उसके पहले हम लोग ट्रेंड रहें और स्थितियों को समझें और बेहतर तरीके से हम लोग इलाज करने में सक्षम हों। सर, जैसा कि देखा गया सेकेंड वेव में सबसे ज्यादा जो किल्लत हुई वो ऑक्सीजन की हुई, तो अब बरेली में ऐसे कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, कितने प्लांट लगाए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ, जिससे जो आगे आने वाले समय में है वो ऑक्सीजन बाहर से मंगाने की जरूरत न पड़े? सेकेंड वेब में हम लोगों ने त्रिस्तरीय आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित की और हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया हुआ था और उस ग्रुप के माध्यम से हम लोगों ने ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित की। ऑक्सीजन में ऑडिट करके, मजिस्ट्रेट नियुक्त करके, सभी हॉस्पिटल्स के ओनर्स, डॉक्टर्स के ग्रुप बना के हम लोगों ने सुनिश्चित किया कि आपूर्ति सुनिश्चित हो। और इससे हम लोगों ने आगे बढ़कर अब प्रयास कर रहे हैं। हम लोग 6 ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं यहाँ पे बरेली में, नए प्लांट लग रहे हैं। जो एक सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे बड़ा है, इफ्को का प्लांट है, 2100 लीटर पर मिनट की कैपेसिटी होगी और वो 30 मई तक हमें कंप्लीट मिल जाएगा और उसमें 450 डी टाइप सिलेंडर भरे जा सकते हैं। काफ़ी बड़ी कैपेसिटी का है। उसके बाद 1000 लीटर पर मिनट का 300 बेड हॉस्पिटल्स में हम लोग ऑक्सीजन प्लांट लगना शुरू हो गया है, वो भी 15 जून तक हमें कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ साथ मीरगंज और बेहड़ी में भी हम लोग ऑक्सीजन प्लांट लगाने जा रहे हैं और एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है 300 बेड में, एक और 960 लीटर पर मिनट का कैपेसिटी का वो प्लांट भी लगने जा रहा है। साथ साथ हम लोगों ने ये भी प्रयास किया कि 3 मेडिकल कॉलेजेस जो हमारे यहाँ हैं उसमें SRMS में LMO का प्लांट है और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने के लिए कहा गया है उन्हें। और राजश्री में अभी दोनों प्लांट नहीं है तो LMO और ऑक्सीजन प्लांट दोनों बनाएंगे राजश्री। और रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज है, उसमें अभी हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट हैं, 3 ऑक्सीजन प्लांट वहाँ पे 1250 लीटर पर मिनट के, उनको भी LMO के प्लांट और एक्स्ट्रा करना है। तो हमें सभी मेडिकल कॉलेजेस में LMO के और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट दोनों लगाने के लिए हम लोग कहा है
और हम लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी हम लोगों ने प्रयास किया है कि वो भी अपना ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाएं। तो एक बेहतर प्रयास हो कि सम्मिलित रूप से करें और हम निर्भर हो पाएं, आत्मनिर्भर हो पाएं। सबसे महत्वपूर्ण है कि खुशलोक में भी एक ऑक्सीजन प्लांट लगे, इस आपदा के समय में लगे, और रूहेलखंड मेडिकल कॉलेज में आपदा के समय में एक ऑक्सीजन प्लांट लगे, और वहाँ भी अब दूसरा प्लांट लगाने की तैयारी चल रही है। तो इस तरीके से हम लोग एक आत्मनिर्भर होंगे ऑक्सीजन में, और हम आपदा के किसी भी स्थिति में हम लोग लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। सर, एक बड़ी चुनौती अब ब्लैक फंगस की सामने आई है और लगातार मरीज भी बढ़ रहे हैं, और बड़ी बात यह है कि जो दवाई है वो उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? नहीं, इसमें शासन स्तर से दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही है। जैसे हमारा जो अभी L3 हॉस्पिटल्स है SRMS है, वहाँ दवाई उपलब्ध कराई गई है ब्लैक फंगस की। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो देखने में आ रही है कि हम कैसे ICU को क्लीन करें और उसको सैनिटाइज करें बेहतर तरीके से, लोगों को कैसे प्रयोग करें कि ब्लैक फंगस के संभावनाओं को रोका जा सके, इसके लिए तैयारी चल रही है। ये बड़ा जनपद होने के कारण, और यहाँ पे आसपास के जनपद के लोग भी आते हैं यहाँ पे, और जो ब्लैक फंगस दूसरे जनपदों में जहाँ पे उसका इलाज नहीं हो रहा है, वहाँ से भी हम लोग उसको पेशेंट्स को ले रहे हैं, उनको इलाज कर रहे हैं। और जो हमने बताया कि क्लीन करना, ICU को क्लीन करना, बेहतर तरीके से सैनिटाइज करना, उनके डक्ट को साफ करना, और इसके लिए हमने ब्लैक फंगस के लिए ऑडिट भी टीम का गठित किया है कि डॉक्टर्स के पूरे प्रोटोकॉल्स के तहत उसको देखें और कैसे हम इसके केसेस को कम से कम करने का प्रिवेंटिव मेजर्स लेके प्रयास करें। जी, तो ये थे डीएम नीतीश कुमार जी, जिनका कहना है कि जो बच्चे हैं उनके लिए एक त्रिस्तरीय प्लान बनाया जा रहा है, जिससे जो थर्ड वेव आएगी उसमें इसको रोका जा सके, और साथ साथ जो ऑक्सीजन है उसके लिए बरेली जल्द ही आत्मनिर्भर बन जाएगा, और साथ ही साथ जो ब्लैक फंगस है उसको रोकने के लिए भी प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं। बरेली से कैमरा अंकित पाठक के साथ आशीष गुप्ता, इंडिया न्यूज।